हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। फाइनेंस फंक्शंस और फाइनेंशियल डिसीजंस। देखिए, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसके लिए कुछ डिसीजन लेना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। सो द फाइनेंस फंक्शंस आर रिलेटेड टू थ्री मेजर डिसीजन विच एवरी फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक। अब ये कौन कौन से डिसीजन हैं? इसमें सबसे पहला आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। तो चलिए इन्हीं तीनों डिसीजन को और वी कैन से इन्हीं तीनों फंक्शंस को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेना पड़ता है वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। देखिए, ये जो डिसीजन होता है फाइनेंशियल मैनेजर के लिए, ये डिसीजन रिलेटेड है किस चीज से? सिलेक्शन ऑफ एसेट। देखिए, एक बिजनेस को चलाना है, कंपनी को चलाना है, तो उसके लिए हमें फिक्स एसेट्स की जरूरत होती है। तो फिक्स एसेट्स में पैसा जब भी एक बिजनेस लगाता है तो उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि फिक्स एसेट्स में कोई छोटा मोटा पैसा नहीं लगता, उसमें लाखों करोड़ों रुपया लगाया जाता है। सो एक बिजनेस को बजट बनाना होता है कि भाई ये पैसा हमें अपनी इस फिक्स कैपिटल को हमें इन्वेस्ट करना है अपनी फिक्स एसेट्स के अंदर। सो दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। देखिए, एक फर्म को पैसा लगाना है फिक्स एसेट्स के अंदर। अब फिक्स एसेट्स के अंदर पैसा लगाना है तो उसे कुछ बातों पर ध्यान भी देना होता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। बड़ा सोच समझ करके ये डिसीजन लिया जाता है। अब वो नंबर वन बात क्या है? नंबर वन है कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। जब भी कोई कंपनी अपने ह्यूज फंड को इन्वेस्ट करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि भाई उसका जो कैश फ्लो हो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका कैश फ्लो रेगुलर होता रहे, मतलब उसको रेगुलर इनकम मिलती रहे। इसके लिए कंपनी क्या करती है? इसके लिए कंपनी पहले ये सोचती है कि भाई असेस करती है इस चीज को कि भाई जिस एसेट में हमें पैसा लगाना है उस एसेट में पैसा लगाने के बाद हमारा कैश फ्लो या हमारी इनकम जो होगी वो रेगुलर रहेगी या नहीं रहेगी। इस चीज को सोचते हुए ही एक फाइनेंस मैनेजर या एक कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है। दूसरी बात, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये भी ध्यान में रखना होता है एक कंपनी को कि भाई हम जिस प्रोजेक्ट में या जिस एसेट में पैसा लगा रहे हैं, मान लीजिए एसेट में हम जिस फिक्स एसेट में हम पैसा लगा रहे हैं उससे हमें लगातार अगले वर्षों में 10% की इनकम होगी, जबकि अगर हम मार्केट में किसी फाइनेंशियल एसेट में इस पैसे को इन्वेस्ट कर दें या मार्केट में हम इसको बैंक में एफडी करा दें और वहां से हमें 15% की रिटर्न मिले, इनकम मिले, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे एसेट में पैसा लगाने का। सो एक फाइनेंस मैनेजर को यह भी बात ध्यान रखनी होती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो मार्केट में ज्यादा है और एसेट से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कम आएगा, तब हमें ऐसे एसेट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, यानी काफी सोचना चाहिए। तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए हम किसी फिक्स एसेट में पैसा लगा रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमारा प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन फ्यूचर के प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके लिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो मशीन आप लेना चाह रहे हो, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, वो आपको इजीली मिल पाएगी। आप उसको अगर देश में खरीदना चाहते हो तो देश में वो इजीली आपको अवेलेबल हो पाएगी, या अगर आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो इजीली इंपोर्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सो ये कुछ बातों को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हुए फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखना होता है। क्या क्या बातें हैं ये? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, नंबर 2 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नंबर 3 इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सो काफी सोचने समझने के बाद, बजट बनाने के बाद
ही कंपनी क्या करती है, इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले पाती है। फाइनेंस मैनेजर इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले पाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ओके, अब ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, या कैपिटल बजटिंग डिसीजन की या इन्वेस्टमेंट डिसीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखिए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म के ग्रोथ को अफेक्ट करता है, क्योंकि जितने भी फंड है वो लॉन्ग टर्म के एसेट्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे। इससे रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलेगी। हमारा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो फ्यूचर का ग्रोथ है, वो इससे बढ़ेगा। सो कंपनी जो है अपने इस डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि यही डिसीजन उसको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। सो दिस डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये डिसीजन खराब ले लिया तो लॉन्ग टर्म में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, और अगर अच्छे से डिसीजन लिया सोच समझ के तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी। नेक्स्ट इज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। भाई अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे डिस्कशन हुआ था कि भाई ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट्स कोई 1000-2000 रुपए के नहीं आएगी। फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, फिक्स एसेट्स में पैसा लगाने के लिए आपको करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने पढ़ सकते हैं। सो रॉन्ग प्रपोजल अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो इससे कंपनी का बहुत बड़ा अमाउंट वेस्ट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर टेकन आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स एंड प्लानिंग। बहुत सारी चीजों की प्लानिंग, बहुत सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ही ये वाला डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट बात इज रिस्क इन्वॉल्व। देखिए, फिक्स कैपिटल के जो डिसीजन है, या हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा है। हो सकता है कि भाई रिटर्न लॉन्ग रन में कम आए और कंपनी को लॉस भी हो जाए। सो कंपनी हैज टू बियर द रिस्क फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द रिटर्न स्टार्ट कमिंग। मतलब क्या हुआ कि भाई कंपनी को वेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, अब हमें वेट करना पड़ेगा कि भाई रिटर्न हमें कब मिल रही है, कितनी मिल रही है। तो हो सकता है रिटर्न आपको कम मिले, हो सकता है रिटर्न आपको आपके अनुसार मिले जितना आपने सोचा था। तो रिस्क तो इसमें है ही, तो इसलिए ये डिसीजन बड़ा सोच समझ के लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल डिसीजन। भाई एक बार जब आपने डिसीजन ले लिया कि भाई हमें इस एसेट में पैसा लगाना है, अब कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद आप सोचने लगे नहीं भाई इस एसेट में पैसा लगाना ठीक नहीं, तो क्या ये डिसीजन आप रिवर्स कर सकते हो? नो, आप इस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूज अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है, हैवी कॉस्ट लगेगी। तो आपको अगर अपने डिसीजन को रिवर्स करना पड़ेगा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा फंड, बहुत सारा पैसा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। सो इसीलिए ये जो डिसीजन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यू कैन नॉट रिवर्स योर डिसीजन। सो इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या, कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। इसी डिसीजन को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट डिसीजन जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को या एक कंपनी को लेना होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, हमने अभी अभी डिस्कशन किया कि हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या था कि भाई कहां पैसा लगाएं। अब पैसा जो लगेगा वो पैसा आएगा कहां से? सो दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अगर हम इसको ध्यान से समझें, आसान भाषा में समझें, तो एक कंपनी को, एक मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि भाई उसके फाइनेंस का सोर्स क्या होगा। देखिए, कंपनी के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं फाइनेंस के। शेयर इशू करके कंपनी फाइनेंस अरेंज कर सकती है, डिबेंचर इशू करके, लोन एंड एडवांस से कर सकती है, अपने रिटेन अर्निंग से अरेंज कर सकती है। अगर हम देखें ब्रॉडली तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ऑनर फंड, दूसरा होता है बोरोड फंड।
अब भाई जो फाइनेंस मैनेजर है उसको सोचना पड़ेगा कि भाई वो ओनर फंड से पैसे को अरेंज करे। अब ओनर फंड में शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग आते हैं, जबकि बोरोड फंड में डिबेंचर, लोन, बॉन्ड, ये सब किसके अंदर आते हैं? बोरोड फंड के अंदर। तो फाइनेंस मैनेजर का मेन कंसर्न क्या होना चाहिए? फाइनेंस मैनेजर का मेन कंसर्न होता है कि भाई हमें कितना पैसा ओनर फंड से अरेंज करना है और कितना पैसा बोरोड फंड से अरेंज करना है। अब इस डिसीजन को लेने के लिए फाइनेंस मैनेजर सोचेगा, क्या सोचेगा कि भाई ओनर फंड से अगर हम पैसा जनरेट करते हैं, शेयर से अगर हम पैसा जनरेट करते हैं, तो इसके लिए हमें किसी को इंटरेस्ट तो देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कोई फिक्स कमिटमेंट हमारा होगा नहीं, ना ही कोई रिस्क होगा। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि हम बोरोड फंड से पैसा जनरेट करें, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट वगैरह भी देना पड़ेगा, आपको ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी, कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ पैसा भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस करना पड़ेगा। अगर फाइनेंस मैनेजर या कंपनी सोचती है कि भाई नहीं, हम तो इन दोनों का मिक्सअप यूज करेंगे, तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कितना परसेंट ओनर फंड आपको यूज करना है या फिर कितना परसेंट आपको बोरोड फंड यूज करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। सो ये डिसीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस डिसीजन को अफेक्ट करने वाले भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं जो हमारे फाइनेंस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? इसमें सबसे पहला आता है कॉस्ट। देखिए, फाइनेंस को अरेंज करने की भी कॉस्ट होती है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज डिफरेंट। भाई अगर आप लोन लोगे या डिबेंचर इशू करोगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप शेयर इशू करोगे तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? अंडरराइटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसका कमीशन देना पड़ेगा। तो एक कंपनी क्या सोचेगी? एक फाइनेंस मैनेजर कौन सा उसको प्रेफर करेगा? तो वो प्रेफर करेगा उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को जहां पर कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम होगी। दूसरा फैक्टर क्या होगा? रिस्क। देखिए, बोरोड फंड में रिस्क ज्यादा एसोसिएटेड होता है। कैसे? भाई इसका पैसा भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे आपकी एसेट्स भी बिकवाई जा सकती हैं। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी या फाइनेंस मैनेजर कंपेयर करेगा रिस्क को कि भाई किस सिक्योरिटीज में रिस्क कम है। जिसमें रिस्क मॉडरेट होगा, कम होगा, उसी सिक्योरिटी से वो पैसा अरेंज करने के लिए डिसीजन लेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या? कैश फ्लो पोजीशन। देखिए, कैश फ्लो कंपनी का जो होता है वो भी सिक्योरिटी को सेलेक्ट करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, विद स्मूथ एंड स्टीडी कैश फ्लो कंपनीज कैन इजीली अफोर्ड बोरोड फंड। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो है, बहुत कैश फ्लो है, उसको कैश फ्लो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे केस में कंपनियां क्या कर सकती है? बोरोड फंड ले सकती है, वो इंटरेस्ट आसानी से पे कर सकती है क्योंकि कैश फ्लो पोजीशन उनकी ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के पास कैश फ्लो की शॉर्टेज है, कैश उनके पास इतना होता ही नहीं, तब उनको लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका इंटरेस्ट कैसे दे पाएंगे। फिर कंपनी को क्या करना चाहिए? बोरोड फंड सिक्योरिटीज में ही उनके थ्रू ही क्या करना चाहिए? पैसे को अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल कंसिडरेशन। देखिए, अगर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते हैं कि भाई हमारा ही कंट्रोल रहे, कोई और हमारे कंट्रोल को शेयर ना करे, तो भैया कंपनी का फाइनेंस मैनेजर या कंपनी क्या डिसीजन लेगी कि भाई बोरोड फंड ले लो, इससे कंट्रोल हमारा डिवाइड नहीं होगा, उनको हम इंटरेस्ट देंगे, लोन के पैसे पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस कर देंगे, कंट्रोल शेयर नहीं होगा। तो ऐसे केस में बोरोड फंड में पैसा बोरोड फंड के थ्रू पैसा अरेंज करना चाहिए। बट अगर कंपनी के शेयर होल्डर माइंड नहीं करते कंट्रोल को लूज करना, तो कंपनी क्या कर सकती है? फिर से शेयर इश्यू कर सकती है, यानी ओनर फंड की सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा अरेंज कर सकती है। ये डिसीजन लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए, कंपनी अगर शेयर इशू करती, सिक्योरिटीज इशू करती है, तो कंपनी को ब्रोकर का कमीशन देना पड़ेगा, अंडरराइटर की फीस देनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस कॉस्ट को हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो हम ये सोर्स यूज ही नहीं करेंगे, यानी कंपनी क्या करेगी? फर्म क्या करेगी? प्रेफर करेगी सिक्योरिटीज विच इन्वॉल्व लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट।
ओके यानी जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम आएगी उसी सोर्स का डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके देखिए कंपनी जो है हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वाली जो कंपनियां होती हैं, अगर बिजनेस को ऑपरेट करने की उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में वो प्रेफर करेंगी ओनर फंड को, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा आ रही है। लेकिन अगर उनकी बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट कम है, ऐसे केस में वो बोरोड फंड को यूज कर सकती हैं और इंटरेस्ट को इजीली पे कर सकती है, क्योंकि उनकी ऑपरेट करने की कॉस्ट कम है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखिए कैपिटल मार्केट की जो कंडीशन होती है वो भी हमारे इस डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। बूम पीरियड में बहुत आसान होता है शेयर इशू कर देना, क्योंकि लोग आसानी से मार्केट से शेयर हमारे खरीद सकते हैं, तो वहां पर आप जो हमारा क्या बोलते हैं उसको ओनर फंड को यूज कर सकते हैं। ओनर फंड या शेयर इशू करने का डिसीजन लिया जा सकता है, उसके थ्रू पैसा या फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है। लेकिन डिप्रेशन के समय में, मंदी के दौर में शेयर तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो ऐसे केस में आप डेट सिक्योरिटीज यानी बोरोड फंड को यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही एक कंपनी फाइनेंस डिसीजन लेती है या एक फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंस डिसीजन लेता है। So third decision which a financial manager has to take or a company has to take, that is dividend decision. अब ये डिविडेंड डिसीजन क्या है इसको समझ लेते हैं। दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और द मेजर अल्टरनेटिव आर टू रिटेन द अर्निंग और टू डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर। और इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं कि भाई बिजनेस में सेल कर दी गई, उसमें से सारे खर्चे घटा दिए गए, नेट प्रॉफिट निकाल लिया गया, सब इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिया, यानी आउटसाइडर के जितने भी कमिटमेंट थे हमने सब पे कर दी। अब जो इनकम बच जाती है, जो नेट प्रॉफिट बच जाता है, सारे कमिटमेंट पूरे करने के बाद सरप्लस प्रॉफिट जो बच जाता है, अब फाइनेंस मैनेजर को यहां ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें से वो कितना अपने पास एज ए रिटेन अर्निंग रखेंगे या कितना वो अपने शेयर होल्डर को, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक हैं, उनको भी तो कुछ इनकम मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो एक फाइनेंस मैनेजर को ये डिसीजन लेना होता है कि भाई वो अपने इस रेजिडुअल प्रॉफिट को, अपने इस बचे हुए प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग के रूप में अपने पास रखेगी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, या फिर वो इस पैसे को अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और अगर कंपनी ये डिसाइड करती है या फाइनेंस मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि भाई हम कुछ रिटेन अर्निंग भी रखेंगे और कुछ हम अपने शेयर होल्डर को डिवाइड भी करेंगे, तो ये डिसीजन फिर यहां पर लेना होगा कि भाई कितना आप रिटेन अर्निंग रखेंगे और कितना आप अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो दिस डिसीजन इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। हम इसको एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का डिसीजन भी बोल सकते हैं। अब इस डिसीजन को लेते हुए फाइनेंस मैनेजर को बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना होता है। वो फैक्टर क्या है? नंबर 1 अर्निंग। देखिए डिविडेंड पे किया जाता है या तो करंट अर्निंग से या फिर प्रीवियस अर्निंग से, यानी जो पुराना पैसा बचा हुआ होता है। अगर कंपनी की अर्निंग बहुत ज्यादा है तो कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे सकती है, लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग लो है तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी, रेट ऑफ डिविडेंड को बहुत कम रखेगी या डिविडेंड देगी ही नहीं। नंबर 2 पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। कंपनी जिनकी अर्निंग स्टेबल है यानी स्मूथ अर्निंग हो रही है वो तो ज्यादा डिविडेंड भी इशू कर सकती है, लेकिन ऐसी कंपनियां जिनकी अर्निंग स्टेबल नहीं होती, जिनकी अर्निंग कम होती है, वो क्या करेंगी? सिंपल बात है, वो डिविडेंड की रेट कम ही रखेंगी यानी डिविडेंड कम देंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो पोजीशन। देखिए डिविडेंड अगर पे करोगे तो आउटफ्लो होगा कैश का। कंपनी जो हाई रेट ऑफ डिविडेंड रखती है, डिक्लेयर करती है हाई रेट ऑफ डिविडेंड, कब करती हैं? ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश। अगर उनके पास सरप्लस कैश है तो ही वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड रखेंगे। अगर सिचुएशन अपोजिट में है, मतलब शॉर्टेज है कैश का, तो
या तो देंगे ही नहीं डिविडेंड या फिर कम डिविडेंड देने का डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखिए कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान नहीं है, कंपनी का कोई ग्रोथ का प्लान नहीं है, तो ऐसे में बेटर होगा कि भाई आप ज्यादा डिविडेंड दे दो, क्योंकि आपको कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान तो है नहीं। तो जनरली जो मैच्योर कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है। कब करती हैं, जब उनका कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं होता। और क्या कहा गया, मैच्योर कंपनी डिक्लेयर करेगी मोर डिविडेंड, वेयर एज जो ग्रोइंग कंपनी है, देखो ग्रोइंग कंपनी, उनको ग्रो करना है, इसका मतलब उनका इन्वेस्टमेंट का कोई ना कोई प्लान होगा, तो ऐसी ग्रोइंग कंपनियां जो होती हैं वो रिटेन अर्निंग ज्यादा रखती हैं। और जो मैच्योर कंपनी होती है जिनका कोई और अलग से प्लान है नहीं ग्रो करने का, वो क्या करेंगी, वो ज्यादा डिक्लेयर कर देंगी डिविडेंड को। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मतलब क्या हुआ, इसमें हम ये समझते हैं पहले कि स्टेबिलिटी डिविडेंड की 3 तरीके की हो सकती है। पहले कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, मतलब कंपनी ये डिसाइड कर देती है कि भाई हम 1 शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड ही दिया करेंगे, इसको बोलेंगे कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। दूसरा होता है कांस्टेंट पे आउट रेशियो, कंपनी ने डिसाइड कर दिया कि भाई हम शेयर पर 5% डिविडेंड दिया करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, पे आउट रेशियो, कांस्टेंट पे आउट रेशियो। ओके, थर्ड होता है हमारा कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड। इसमें कंपनी डिविडेंड पर शेयर तो डिसाइड कर देती है, जैसे 10 रुपए पर शेयर ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। लेकिन थर्ड वाले में क्या है कि 10 रुपए पर शेयर तो देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तो हम एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो ऐसा डिसीजन कंपनी कब ले सकती है, देखिए कुछ कंपनियां फॉलो करती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि ये बेटर इंपैक्ट होता है किसके ऊपर, शेयर होल्डर पर, यानी शेयर होल्डर पर इसका बेटर इंपैक्ट पड़ता है। शेयर होल्डर सोचते हैं कि भाई कंपनी जो है वो लगातार हमें डिविडेंड दे रही है, चाहे तो वो स्टेबल पे आउट रेशियो दे या डिविडेंड पर शेयर दे या एक्स्ट्रा डिविडेंड वाला ऑप्शन अपनाए, लेकिन वो दे रही है, तो रेपुटेशन इससे कंपनी की मार्केट में जो होती है वो बढ़ जाती है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाई करती है हमारे इन्वेस्टर को यानी शेयर होल्डर को। इवन जो बिग कंपनीज होती हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी प्रेफर करते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करना। कब, जब कंपनियां क्या करती हैं, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करती हैं। अगर डिविडेंड हमारा बढ़ता है तो इसका भी कॉन्फिडेंस आता है, इससे भी कॉन्फिडेंस आता है किसको, हमारे शेयर होल्डर को, और हमारे पोटेंशियल शेयर होल्डर बढ़ सकते हैं। अगर कंपनी जो है वो ये सोचती है कि भाई उसको अपने शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस जीतना है, तो वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, इन अदर वर्ड डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड इफ चेंज इज अर्निंग इज स्मॉल और सीम्स टू बी टेम्परेरी इन नेचर। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि भाई अगर कंपनी ने ये पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है कि भाई हम डिविडेंड पर शेयर देंगे, तो इससे मार्केट में शेयर की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, लेकिन ऐसा डिसीजन कंपनी कब ले सकती है, जब कंपनी की जो अर्निंग है वो ठीक हो, यानी कंपनी की अर्निंग जो है वो ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग बहुत ही छोटी है तो ऐसे में उसे या तो डिविडेंड कम देना चाहिए या फिर उसे चेंज कर लेना चाहिए अपना डिविडेंड पर शेयर का जो उसका डिसीजन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं डिविडेंड डिसीजन में ही नंबर 6, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। देखिए अगर कंपनी ये प्रेफर करती है कि भाई हमें या हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, अगर कंपनी में शेयर होल्डर ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं अपनी जॉब से, तो उन लोगों को क्या चाहिए, उन लोगों को तो रेगुलर इनकम चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को कंपनी को लगातार इनकम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी डिसीजन लेना पड़ेगा डिविडेंड देने का। लेकिन अगर कंपनी के शेयर होल्डर एडवेंचरस हैं, यंग हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, ऐसे केस में कंपनी
अपने पास रिटेन अर्निंग रख सकते हैं और उन लोगों को बता सकते हैं कि भाई हम फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर कंपनी के शेयर होल्डरों का प्रेफरेंस ये है कि कंपनी और ग्रो करे और फ्यूचर में उनको इनकम दे, तो ऐसे केस में रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखी जाएगी और डिविडेंड कम डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के शेयर होल्डर का प्रेफरेंस इस बात के लिए है कि भाई हमें रेगुलर इनकम मिलनी चाहिए, तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी, रिटेन अर्निंग कम रखेगी और डिविडेंड डिक्लेयर ज्यादा करेगी। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। देखिए हमारे देश में टैक्सेशन का क्या सिस्टम है, अगर आपको डिविडेंड मिलता है, आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, पब्लिक को डिविडेंड इनकम मिल रही है, तो वो उनके लिए टैक्स फ्री है। बट कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, कंपनी के ऊपर डिविडेंड देने के लिए टैक्स लगता है। तो अगर टैक्स रेट हायर है तब कंपनी प्रेफर करेगी कि भाई डिविडेंड कम दिया जाए, और अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी प्रेफर करेगी कि भाई डिविडेंड ज्यादा दिया जाए। नेक्स्ट हमारा हो सकता है नंबर 8, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। मतलब क्या हुआ, देखो अगर कैपिटल मार्केट इजीली एक्सेसिबल है, इजीली अप्रोचेबल है, और वी कैन से देयर इज एनफ डिमांड फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के शेयर की मार्केट में एनफ डिमांड है, तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी, ज्यादा डिविडेंड देगी, क्योंकि जब भी उसको पैसों की जरूरत होगी वो शेयर मार्केट में शेयर इशू करके रेज कर सकती है कैपिटल को बहुत आसानी से। लेकिन अगर शेयर मार्केट अप्रोचेबल नहीं है, ऐसे में डिविडेंड की रेट कम डिक्लेयर की जानी चाहिए और अपने पास पैसा कंपनी को रखना चाहिए रिटेन अर्निंग के रूप में, ताकि वो जब मर्जी चाहे पैसे को इन्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट इज लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कह सकते हैं हम लीगल रिस्ट्रिक्शन, इसको अभी समझ लेते हैं। देखिए कंपनी एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी बाहर वाले से पैसा भी लिया हुआ है तो वो लोग भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं लीगल रिस्ट्रिक्शंस की। देखिए कंपनी एक्ट के अलावा भी बहुत सारे इंटरनल प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो कंपनी के इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। दैट इज वेदर द कंपनी हैज एनफ फ्लो ऑफ कैश टू पे डिविडेंड। वो मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई अगर कंपनी जो है, कंपनी के पास अगर पैसा है तो लिक्विडिटी के रूप में अपने पास रखे, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के पास के लिए अपने पास रखे। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। देखिए लीगल रिस्ट्रिक्शन सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं, ये कहते हैं कि भाई कंपनी एक्ट ये कहता है कि भाई ऐसा ना हो कि डिविडेंड देने से कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो अफेक्ट हो जाए, यानी कंपनी का कैश ही चला जाए और कंपनी को डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसे की जरूरत है उसके लिए कंपनी को फिर लोन लेना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी है, पैसा है, तो दो डिविडेंड, अदरवाइज डिविडेंड नहीं देना चाहिए। ये लीगल रिस्ट्रिक्शन कंपनी एक्ट और इंटरनल प्रोविजंस कंपनी एक्ट के लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। अगर कंपनी ने फाइनेंसर से पैसा लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, तो वो लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और कंपनी को मानना भी पड़ता है, क्योंकि वो सिंपल सी बात ये बोलते हैं कि भाई अगर आपने पैसा उधार लिया हुआ है, आपकी कंपनी में फाइनेंसर ने पैसा लगाया हुआ है, तो आप पहले उनका पैसा वापस करो, उनका इंटरेस्ट पे करो। आप लगातार डिविडेंड डिक्लेयर करे जा रहे हो, प्रॉफिट बांटे जा रहे हो, तो वो लोग कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं और कंपनी को उनके रिस्ट्रिक्शन माननी भी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक मार्केट रिएक्शन। देखिए स्टॉक मार्केट, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है? अगर आप डिविडेंड ज्यादा दे रहे हो तो ये गुड न्यूज है स्टॉक मार्केट के लिए, और इससे आपके सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो मार्केट में बढ़ जाता है। जबकि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते या डिक्रीज कर देते हो डिविडेंड को, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। सो हमें डिविडेंड पॉलिसी का डिसीजन लेते हुए पॉजिटिव इम्पैक्ट सोचनी चाहिए अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। हमें ये देखना चाहिए कि भाई इससे शेयर मार्केट में स्टॉक का प्राइस, शेयर का प्राइस जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। सो ये थे हमारे क्या, डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स।
सो आज के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।